नमस्कार। मंथन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं कोई भी भूमिका नहीं बांधने वाली, क्योंकि आज के जो मेरे मेहमान हैं उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि अगर मैं उन्हें शब्दों में पिरोने की कोशिश भी करूं तो शायद शब्दों की कमी मुझ में पड़ जाएगी। मैं उन्हें शब्दों में नहीं बांध सकती, उनकी भूमिका को मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो अलग अलग भूमिका में अलग अलग तरीके से अपने रोल का निर्वहन करते हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि उनका नाम इंदु प्रकाश सिंह है और वो व्यक्तित्व हैं। आपने शेल्टर होम्स के बारे में सुना होगा ना, आपने सुना ही होगा। दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग इसको जानते हैं, दिल्ली के बाहर भी अब शेल्टर होम्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं। शेल्टर होम्स की शुरुआत इन्होंने की थी क्योंकि इन्हें लगा था कि जो बेघर हैं, जिन्हें बहुत प्यार से ये सिटी मेकर्स कहते हैं, उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए जहां वो भी बारिश से, धूप से अपने आप को बचा कर रख सके। लड़कियों के लिए इन्होंने खास तौर पर शेल्टर होम्स पे जो है जगह बना रखी है, क्योंकि कई बार महिलाओं के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं होता और उनकी सुरक्षा के बारे में अक्सर कोई अपना दायित्व समझता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने उस दायित्व को भी समझा है। तभी तो लोग इन्हें पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक इकलौते फेमिनिस्ट मेल है ये। यूजुअली फेमिनिस्ट हम कहते हैं ना कि लड़कियां ज्यादा फेमिनिस्ट होती हैं, लड़कियों के अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा बातें करती हैं, लेकिन इंदु प्रकाश जी एक फेमिनिस्ट मेल है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और वो हर किसी के राइट्स के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो आज ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाऊंगी कि जिनके बहुत सारे आयाम आज हमें जानने को मिलेंगे। जैसे वो बहुत सारी किताबें जो हैं उनको लिख चुके हैं, वो ऑथर। अभी हाल में एक उनकी नई किताब जो है वो भी आ रही है जिसका नाम है वुमेन ग्लोरीफाइड हॉरिफाइड। ये एक सवाल है कि हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं या हॉरिफाई करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो इन्होंने महिलाओं के ऊपर लिखी हैं, उनके हक के लिए लिखी हैं और उनके हक के लिए ये एक आवाज भी बनते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इंदु प्रकाश जी को आमंत्रित कर लेती हूँ अपने इस कार्यक्रम में, ताकि हम उनसे बहुत सारी बातें कर सकें। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया योगिता, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, मैं आपके बारे में लोगों को बता रही थी कि अगर मैं आपको शब्दों में पिरोने की कोशिश करूंगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि उतने सारे शब्द जो है वो मेरे पास नहीं है, वोकैबुलरी मेरी थोड़ी सी वीक है। आप महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, जो बेघर हैं उन्हें आपने इतनी चीजें, सिटी मेकर्स का नाम दिया है, आप उनके लिए काम करते हैं, किताबें लिखते हैं, पोएट हैं, मतलब क्या क्या आप काम करते हैं। एक अकेली शख्सियत और इतना बड़ा आपका ऑरा, इतना बड़ा आपका आभा मंडल, आप इसे संभालते कैसे हैं? योगिता, बस मुझे लगता है कि आप दोस्तों की मेहरबानी है, दुआएं हैं, और ऊपर वाले की रहम करम है कि हम इस काम लायक कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि आई थिंक ये बिना रूहानियत के, बिना उनके आशीर्वादों के, जो भी बोले, हम खुदा बोले, ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, जीसस बोले, उनके दुआओं के और लोगों के प्यार मोहब्बत के अलावा ये काम संभव नहीं है। सिंह, एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है, आप जी। इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लोग कहते हैं अ फेमिनिस्ट मेल। मतलब इसे जरा आप एलॉबरेट करके मुझे बताएंगे कि आप फेमिनिस्ट मेल कैसे हुए? जी जी, ऐसा है कि नॉर्मली फेमिनिस्ट में होता है ना, जैसे कि नॉर्मली वो जो लेबल है लगाया जाता है महिलाओं को, फेमिनिस्ट है। हाँ। तो ऐसा भी है कि मेन कैन बी फेमिनिस्ट। और इसलिए योगिता, क्योंकि मैं थोड़ा बता दूं कि जब मैं कॉलेज में था तो एक मेरी फ्रेंड के सिस्टर को जला के मार दिया गया था, और उसके चलते जो है मैं महिला आंदोलन से जुड़ा मैं, और राइट फ्रॉम माय यूथ आई वाज पार्ट ऑफ द विमेंस मूवमेंट। और उस कारण जो है महिला मुद्दों, आई थिंक पहला मुद्दा अगर कोई मुझसे जुड़ता है मेरे काम से, वो महिलाओं का मुद्दा जुड़ता है मुझसे। और उसको लेकर के पूरा, जब जामिया में था चाहे जेएनयू में था, आई वाज नोन फॉर माय कमिटमेंट फॉर द विमेंस इश्यूज एंड ऑल। और आज तक वो कमिटमेंट है मेरा, चाहे वो सिटी मेकर्स हो, जो भी है। बेघरों के बीच में भी महिलाएं हैं, ग्रामीण शहरी आंचल महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ क्या, उनका क्या हश्र हो रहा है हम सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं ही नहीं बल्कि जितने इसमें, भाई हमारे स्क्रिप्चर्स में अर्धनारीश्वर की कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? शिवजी अर्धनारीश्वर है नहीं है? हाँ? तो अगर हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर आधा पुरुष आधा नारी तो है ही है ना। तो हम फेमिनिस्ट तो वैसे ही हैं और हमें होना भी चाहिए।
इसमें कौन सी गलत बात है? और मुझे लगता है कि अगर इस देश में पुरुष फेमिनिस्ट हो जाएंगे ना, महिलाओं पे जो उनके साथ जो ऑपरेशन होता है, उत्पीड़न होता है, वो सब खत्म हो जाएगा और बंद हो जाएगा, और बंद करना भी चाहिए इसको। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। और अभी आपने एक किताब भी लिखी है, मैंने आज ही उसका नाम पढ़ा था, वुमेन ग्लोरिफाइड हॉरिफाइड। मैं अक्सर ये बात सोचा भी करती थी, उसकी जो आपने आपने जो उसकी फोटो दिखाई है, पब्लिश की है, वो बड़ी सुंदर सी है। आधे में वो देवी के स्वरूप में और आधे में वो एक नारी है जो प्रताड़ित है। यस यस यस, वो इसमें यह है योग्यता की, मतलब एक तरफ हम महिलाओं को तो महिमा मंडित करते हैं, यत्ति नारेस्ते पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है ना। और उसी नारी के साथ आप बलात्कार भी करते हैं। आप एक माँ, एक देवी है, हाँ, तो पहले महिमा मंडित करेंगे आप, आपके घर की नारी जो है वो देवी है, माँ है, और बाहर की स्त्री जो है वो छेड़छाड़ वाली है। तो ये दोनों चीज विरोधाभास है। और अगर हम एक एक सोच लेके नहीं चलेंगे, हम प्रॉब्लम हमारे समाज में है, तो खोट हमारे अंदर है वो। तो इसको लेकर के जो पूरा जो है वो वुमेन ग्लोरिफाइड एंड हॉरिफाइड, मतलब कि आप ग्लोरीफाई तो करते हैं, आप उनको महिमामंडित करते हैं, लेकिन असलियत में उनको जो है आप हॉरिफाइड, उनको मतलब आप नस नाबूद कर देते हैं। तो ऐसे समाज को, ऐसे पितृ सत्ता को हमें त्याग देना चाहिए। जिस समाज में नारियों की इज्जत न हो, हम पुरुषों की इज्जत भी क्या होगी। तो वो सोच मेरा रहा है राइट फ्रॉम माय यूथ एंड ऑल। और मुझे लगता है कि जितने मेरे साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, उन सब से प्रेरणा पा करके इस काम को हम करते रहे हैं। मतलब तो 40 साल हो गए हैं, 62 साल का हो चुका हूं मैं, और अंतिम दम तक ये काम करते रहेंगे हम लोग जो है। जी योगी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपकी जितनी भी किताबें मैंने देखी हैं, उन सबका नाम मैं जैसे गूगल पे आपको ढूंढ रही थी, तो बहुत सारी बुक्स अमेजोन पे भी मुझे नजर आई, और सबकी सब विमेन ओरिएंटेड थी, उनके हक की लड़ाई को लेकर के थी। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद आपने जो भी मुझे इंसिडेंट्स बताया कि आपके फ्रेंड की बहन को जला दिया गया था, तो कहीं आपके दिमाग के बैकग्राउंड में ये चीज छपी रही, आप इसलिए इतना काम करते रहे, या कोई और भी वजह रही? नहीं, ये आपने बोला योग्यता, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई अब मात्र 20 साल का था मैं जब मैंने ये इंसिडेंट देखा था। उनके डेड बॉडी का फोटो खींचना, मतलब सोचो आप जो है बर्न्स का पूरा वो है, आपके 20 साल में आपकी, मतलब आपके सामने क्या एक सच्चाई उभर के आ रही है। तो वो जो है, मुझे लगता है कि वो प्रश्न दिमाग में रहा मेरे कि आखिर इस समाज में होता क्यों है ये। हाँ, तो खुद भी जब शादी की हम लोगों ने, तो दहेज के खिलाफ दहेज लिया नहीं। मेरे परिवार में दहेज का प्रश्न था भी नहीं। मैं 4 बेटों में, 4 बेटा और एक, मतलब हम लोग 4 भाई एक बहन है। दहेज हमने लिया नहीं चारों भाइयों में, मैं सबसे छोटा था मैं। तो दहेज के खिलाफ रहे। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मतलब वो चीज पिताजी ने हम सबको, पिताजी माताजी ने जो ये सब पूरी जो एक वैल्यूज हैं हमको दिया है। तो उसको लेकर के जो है मुझे लगता है कि महिलाओं के इशू के ऊपर जो है हम शुरू से जुड़े रहे। मतलब वो पिताजी को देखता था जिस तरीके से माताजी से व्यवहार करते थे, हाँ, कोई डांट नहीं, कुछ नहीं, प्यार से रहते थे, और हम लोग प्यार से रखते थे। नहीं, वो जिस संदर्भ में आप जिस वैल्यू से पलेंगे बढ़ेंगे आप, वो आपके अंदर भी आएगा ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसी को लेकर के मुझे लगता है कि पिछले 40 साल से इस काम में लगे हुए हैं। जिस भी मंजर पे गया हूँ, आई थिंक मुझे हमेशा बराबरी के लिए काम करने का मन रहा है, और उसी को लेकर मैं काम करता रहा हूँ। तो उसमें महिलाओं के साथ मेरा मेन काम रहा है, और चाहे वो होमलेस के बीच में भी काम हो, उसमें भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सब विकलांग हैं, सब लोग हैं। यानी बराबरी और जो कहते हैं ना न्याय की बात जो है हमें हर स्तर पे करने की आवश्यकता है, हर उम्र के लिए करने की आवश्यकता है, हर जगह पे करने की आवश्यकता है। उसका कोई सीमा नहीं उसका जो। सर, 40 साल से आप इस काम में लगे हुए हैं ना, 40 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इन 40 सालों में आपको क्या महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नजर आया है? क्या पुरुष की मानसिकता में आपको कोई परिवर्तन नजर आया है? नहीं, 40 सालों में परिवर्तन तो जाहिर तौर पे काफी हुआ है कि महिलाएं जहां पहले घर से बाहर निकलती नहीं थी, महिलाएं बाहर आ रही हैं, काफी हद में बाहर आ रही हैं, काफी सारे जॉब्स कर रही हैं। स्पोर्ट्स विमेन ने बताइए, हमारे ओलंपिक्स में महिलाओं ने कीर्तिमान स्टैब्लिश किया है। पुरुष मेडल तो जीत नहीं पाए हैं, 2 महिलाएं लेके आ रही हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर जो है। हाँ, तो प्राउड फील होता है बहुत। एब्सोल्युटली, नहीं, एब्सोल्युटली प्राउड होता है। तो उसमें क्या होता है योग्यता की जो इशू है कि जब मुझे देखिए, मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मानव प्रज्ञा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि जो लड़कियां होती है हमारे समाज में, जो है लड़कियां कोई भी हो, हमारे में या कहीं भी,
वो लड़कों से ज्यादा प्रतिभावान होती हैं, प्रतिभाशाली होती हैं। और अगर लड़कियों को वाकई में छोड़ दिया जाए बढ़ने के लिए, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री क्या किसी भी ओहदे से कम नहीं है। हमारे देश की हर लड़की जो है उनमें इतना प्रतिभा भरा हुआ है कि हम पुरुष जो है उसका 1% भी नहीं है। मैं वास्तव में कह रहा हूं आपको, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं मैं, तो नहीं, वो हमें प्रतिभा बढ़ाने की आवश्यकता है और हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। महिलाओं को आगे आने दीजिए। नहीं, फर्क ये है कि महिलाएं आगे आई हैं, लेकिन जिस हद तक आगे आना चाहिए था आपने पंचायती राज में महिलाओं को दे दिया राइट, लेकिन वो सरपंच पति घूम रहे हैं, सरपंच है महिला, पति जी सरपंच बन के घूम रहे हैं। तो नहीं, हमारे यहाँ पे विरोधाभास बहुत सारे हैं। यानी औरतों को जितना हमें हक मिलना चाहिए था कागजों पे है, हकीकत में नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कार कर लेते हैं और उनको पूरा शय मिल जाता है। तो ये जो है ना कि अगर कोई भी नेता हो, कोई भी हो, बलात्कारी हो तो उसको सजा मिलना चाहिए। आपकी पार्टी का है तो छोड़ देंगे, ये बात गलत है। तो ये जो चीज है, मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ चीजें काफी सुधार में आई हैं, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग एक्चुअली महिलाओं को सुधार करते करते ये भूल गए कि पुरुषों का भी सुधार करने की आवश्यकता है। हम पुरुषों में सुधार नहीं किए, और वो जो है मुझे लगता है कि महिलाएं तो आगे आ गई, पुरुष हमारे उतने ही पीछे चले गए हैं। उनकी मानसिकताएं, मतलब मुझे लगता है ना कि वो एक खोट है पुरुषों के विकास के अंदर जो है। कितनी कड़वी बात है ये, लेकिन आपने बिल्कुल मुखर होकर ये बात कही है। थैंक यू, आपने ये बात आज सबके लिए, सबके सामने कही है ताकि लोग इस चीज को समझेंगे भी, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के मुख से ये बात निकली जिसने काम ही सिर्फ महिलाओं के लिए किया है। सर, अब हम शेल्टर होम्स की अगर बात करें तो ये जो शेल्टर होम है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका था? आपने कुछ सोचा था, कुछ देखा था ऐसा जिससे कि आपको लगा कि इसकी आवश्यकता है? जी जी जी, उसमें योगिता मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस करीब 20 साल हो गए इस बात को जो है। उस समय एक्शन एड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नए डायरेक्टर आए थे हर्ष मंदर, जो भी माने जाने व्यक्तित्व हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो चूंकि पुराने हमारे संबंध थे अपना जो है, तो क्योंकि 1 साल पहले एक्शन में काम करके मैंने छोड़ दिया था काम को जो है, तो जब वो नए डायरेक्टर बने वो आकर के तो उन्होंने बोला कि हिंदू आगे एक्शन में तुम वापस आओ, तुमको आना है और काम संभालना है। तो बोले कि मेरे पास 3-4 आइडियाज हैं। तो कोई हेल्थ को लेकर के था, जो कि पहले मैं विहाई में काम करता था मैं, तो हेल्थ को लेकर था। फिर उनको था कि, और एक्चुअली एक जब विहाई में था तो हमने एक डॉक्यूमेंट निकाला था दिल्ली टीयर ऑफ 2 सिटीज करके। उसमें कंपेयर किया दिल्ली जो है एनडीएमसी की दिल्ली और एमसीडी की दिल्ली, एक गार्डन सिटी, एक गार्बेज सिटी करके पूरा क्या था अपना जो। तो उसकी सच्चाई मुझे पता थी कि दिल्ली की हालत क्या है, कि जो एमसीडी की दिल्ली है जो 95 से 96% है, वो जर्जर हालत में है। आज भी वही हाल है, वैसे तो सुधार हुआ है काफी कुछ, आज भी वही हाल है कि वाटर लॉगिंग होता है एमसीडी के एरियाज में, एनडीएमसी एरिया में नहीं वाटर लॉगिंग होता है। ओके, नहीं हो तो उसको लेकर के फिर दिमाग में था मेरे। तो जो हर्ष ने बोला कि हिंदू एक होमलेस के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, बोला कि हर्ष मैं होमलेस से काम करना चाहूंगा मैं। और उस समय योग्यता मैं कहना चाहता हूँ कि होमलेस पे काम कैसे होगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कब से हैं, कोई आइडिया नहीं था उसका जो है। कोई मीडिया में, आप चूंकि खुद मीडिया कर्मी है, आप जर्नलिस्ट है, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं आप, एंकर हैं आप, तो आपको पता होगा कि 1999 और 2000 में मीडिया को उठा लेंगे कवरेज जो है, एक भी राइटअप नहीं होता तो होमलेस लोगों पर, बेघर लोगों पर नहीं, कभी नहीं हुआ जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए जब हमने काम चुना, सोचा करेंगे इस काम को जो है, 1999 की बात है, तब से चुनाव जो है, हम लोगों के कहते हैं सच्ची में जब पापड़ बेलने पड़ते हैं, लिज्जत पापड़ सब खाते होंगे, पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना मुश्किल होता है। इस काम को जो है हम जब करने के लिए, मुझे याद है हम लोग बंबई गए देखने के, भाई बंबई में लगता है बहुत काम हुआ होगा बेघरों के बीच में, और वहां पे जाके देखा तो वहां पे वो स्लम ड्वेलर्स हैं, तमाम है, किले का काम था, रेलवे लाइन पे काम था, लेकिन होमलेस लोग हैं एक्चुअली वहां पे क्या ना कि फुटपाथ पे लोग का बसेरा है, तो पेमेंट ड्वेलिंग्स है वहां पे। तो दिल्ली के संदर्भ में बिल्कुल अलग था, यहाँ पे ड्वेलिंग फुटपाथ पे मकान नहीं बने हुए हैं, जो कि बॉम्बे में ऐसा था। तो हमें लगा कि भैया कहते हैं ना कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वापस दिल्ली आए हम, और फिर हुआ कि भाई चलो काम हम शुरू करते हैं, और बकायदे फिर दिल्ली में रात को भ्रमण करना, रेकी करना, तमाम करना। और उस वक्त इतना बता दूं, आज जो बॉलीवुड में फिल्म सितारा है शालिनी वत्स,
जिन्होंने पीपली लाइव और शंघाई और गुड़गांव में एक्टिंग हाँ किया हाँ है, हाँ हाँ उस हाँ। दौरान हमारे साथ काम करती थी वो। शालिनी वस भी हमारे साथ थी। वाह। यस यस। तो बीच में जब शालिनी से मेरी मुलाकात हुआ 2 साल पहले बॉम्बे में, कहती इंदु जो आपके साथ काम किया था होमलेस के ऊपर में, वो मुझे पीपली लाइफ का जो रोल था धनिया पीपली वाला में रोल में, लाइव में काम आया था। वो मुझे काम आया था उस रोल जो है। तो यानी आज भी राइट। दोस्त है हमारी शालिनी जो है। यानी इस काम के दौरान जो काफी लोग जुड़े हमारे साथ। और मतलब उस काम को, जैसे रविंद्र टैगोर का कहावत है ना कि रास्ते चलने से बनते हैं, चले हुए रास्ते को लेकर के आप मत चले जो है। तो हमें ये था योग्यता कि मतलब रास्ते थे नहीं हमारे पास, कैसे काम होगा पता नहीं था, हम बस निकल पड़े और धीरे धीरे करके फिर रास्ता बनता चला गया। वो हम लोगों ने जामा मस्जिद पे स्ट्रीट मेडिसिन शुरू किया, यानी कि फुटपाथों पे डॉक्टर को लाते थे, दवाइयां बांटते थे होमलेस के बीच में। वो अच्छा। हर 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 मंडे और थर्सडे होता था। और फिर दिसंबर के 2000 में हम लोगों ने शुरू किया हर ट्यूसडे और फ्राइडे को, क्योंकि मंडे और थर्सडे होता था क्लिनिक हमारा, तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन हमारा होता था नाइट विजिल, मतलब नाइट अच्छा। आउट कहते थे उस समय। नाइट आउट, आजकल नाइट आउट बदनाम हो गया है कि वो तो पार्टी होती है, तो हमने शब्द बदल के नाइट विजिल कर दिया है। तो उस समय हम लोग तकरीबन 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे दिल्ली के सड़कों पे होते थे। और हम लोगों को वाकई में दिल्ली में क्या होता है उस नाइट विजिल के दरमियान पता चला, जब पुलिस लोग बेरहमी से बेघर लोगों की पिटाई करते थे। मतलब सो रहे हैं वो, हाथ खुला पड़ा है उनका जो है, और एक डंडा मारा पुलिस वाले ने उसको जो है। हाँ, मतलब अब उस वक्त जो है सर्दी के महीने में निकले हम लोग जो है कंबल उड़ाने लोगों को। तो जिसको कंबल उड़ाया उसको थोड़ा धक्का देकर उठाए, भाई जरा उठ लो, थोड़ा कंबल संभाल लो, डेड बॉडी। साथ में सोए उसके बंदे को, उसको उठाया, डेड बॉडी। मतलब सड़कों पे लोग खत्म हो रहे थे, लाशें थी सड़कों पे। मतलब इतना बुरा हाल था दिल्ली का उस समय जो है। और आप मानोगे नहीं योग्यता कि मतलब हमें इस काम में जो कहते हैं ना कि इतना दुख हुआ कि जो समाज, दिल्ली का जो समाज है वो हमारे साथ था, दिल्ली के लोग हमारे साथ थे, एनडीटीवी हमारे साथ था। वो स्ट्रिप चलाते थे कि भाई ब्लैंकेट्स रिक्वायर्ड, हमारा वो आश्रय अधिकार अभियान का नाम लिखते थे और नाम मोबाइल नंबर वो डालते थे, मोबाइल नहीं था, पेज नंबर थे, फोन नंबर से। तो हमें सबसे सहयोग मिलना शुरू हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार जो थी उस समय, जो भी गवर्नमेंट में थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं उनसे हमें एकमात्र सपोर्ट नहीं मिला बिल्कुल भी। और हम लोग जो है पीआईएल फाइल किए थे हाई कोर्ट में, उसके जरिए हमें फिर हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इनको दीजिए शेल्टर चलाने के लिए। मंजीत सिंह थे स्लम कमिश्नर, तो उन्होंने दिया, तो वो सिलसिला शुरू हुआ। यानी उस, अच्छा अब ये सोचिए आप, जो हमने स्टडी किया था वीआई के लिए, दिल्ली टेलर 2 सिटीज, उसमें बकायदा 1993 का स्टडी था वो। उसमें हमने पाया कि दिल्ली जो था रेप, थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग सब में, चीटिंग में अव्वल दर्जे पे था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये। और आज तक दिल्ली की ये उच्च स्तरीय जो है, मतलब फर्स्ट ओलंपिक मेडल कहते हैं ना, क्राइम में दिल्ली का ओलंपिक मेडल है। दिल्ली आज भी नंबर 1 पे है ऑन रेप, थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग पे जो है। और ताज्जुब की बात कि जितने भी शेल्टर्स थे, 21 बनने की बात थी, 19 बने थे, 11 रह गए थे, उनमें से एक भी महिलाओं के लिए नहीं था शेल्टर होम। अब आप सोचिए, मैं बात कर रहा हूं 2000 की, जब उन्होंने काम शुरू किया था, एक भी शेल्टर, मतलब ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस ऑफिसर हैं, हमारे पुलिस के लोग जो हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती थी उस समय, वो लोग क्या कर रहे थे? मतलब महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह नहीं था। और वो नाइट शेल्टर जो कहते हैं ना, वो शाम के 7 बजे शुरू होता था और रात और सुबह के 5 बजे तक बंद, सबको बाहर निकाल देंगे अपना। तो हम लोगों ने फिर ये बात रखा कि भाई जो बेघर लोग हैं वो रात को भी काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं वो। रात को जो पल्लेदारी काम होता है लाहौरी गेट और इस पूरे इलाकों में जो है, तो फतेहपुर, इन सब जगह जो है। तो हमने ये बोला कि हमें 24 घंटे का आश्रय गृह चाहिए हमें जो है, ना कि केवल रात के लिए। रैन बसेरे की बात नहीं है, हमने बात किया आश्रय गृहों की बात की हम लोगों ने। तो यानी जब काम शुरू किया हम लोगों ने, यानी अब ये सोचिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो प्लानिंग कमीशन के लोग होते हैं, दरअसल मीटिंग प्लानिंग कमीशन हुई जो शुरू जो है, वो हमने फिर काम को आगे लिया। तो अब ये सोचिए कि उन्होंने इस बात की परिकल्पना तक नहीं की थी कि हमें आश्रय गृह कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं। तो जो भी था वो लंबा दौर रहा हम लोगों का।
हम लोगों ने पीआईएल डालते हुए, फिर एक पीआईएल डाला हमने सुप्रीम कोर्ट में 2003 में। प्रशांत भूषण जी उसके अधिवक्ता हैं, वो आज भी केस, वो सोचिए 2003 में हमने पीआईएल डाला सुप्रीम कोर्ट में, वो पीआईएल एक्टिवेट होता है 2013 में। 10 साल लग जाते हैं उस पीआईएल को एक्टिवेट होने में। और उस पीआईएल के जरिए जो हमने फाइल किया, जिसमें मैं भी पिटिशनर हूं, प्रशांत भूषण जी फाइट कर उस मसले को, उस केस को जो है, उसके चलते जो है पूरे देश में आज शेल्टर होम बन रहे हैं होमलेस लोगों के लिए, पूरे देश में। हाँ, मतलब और हमें जो है, और बताना चाहता हूं आपको मैं योगिता, कि दिल्ली के एक, ये बिल्कुल हमेशा बताऊंगा मैं, एक थे रेवेन्यू सेक्रेटरी जो आगे चल के बने चीफ सेक्रेटरी, मिस्टर डीएम स्पोलिया। आपने पहले नाम सुना नहीं सुना? हम लोग 2009 में बात कर रहे थे कि स्पोलिया जी, दिल्ली में ठंड बहुत पड़ने वाली है, नवंबर के महीने की बात था, 24 नवंबर था, 25 नवंबर था, ऐसी डेट था वो, और हमें जो है 71 टेंट चाहिए होमलेस लोगों के लिए। उन्होंने पूछा भाई लास्ट में कितने टेंट लगे थे? बोले जी 16 लगे थे। चलो कोई बात नहीं, हम 17 लगा देंगे, इस साथ 17 लगा देंगे। पता है हम 71 की बात कर रहे हैं, 17 लगा रहे हैं। कमेंट क्या करते हैं ये ध्यान दीजिएगा, वो दिल्ली की उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी इमरजेंसी सेक्रेटरीज हैं, आगे चल के बनते हैं वो चीफ सेक्रेटरी। उनका कमेंट क्या था? अरे दिल्ली में ठंड पड़ती कहाँ है, ठंड होती है आनंद लेने के लिए। ओहो, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली के, अमीरों के मुंह से ये सब तो निकलेगा। हाँ सुनिए। और मुझे याद है एक मीटिंग में जब हाई कोर्ट ने, मतलब मजे की बात ये हुई कि, क्या मजे की बात तो नहीं बोलूंगा मैं, कि मतलब इतना संघर्ष रहा हमारे लिए कि सुपुलिया जी ने बोला, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले थे 2010 में, एक टेंट लगा था रचना गोल चक्कर पे, जो 17 टेंट थे, 17 टेंट लगाए इन्होंने, 71 नहीं लगाए। तो 17 में से एक टेंट था रचना गोल चक्कर पे, करोल बाग के पास, पूसा रोड पे, उसको जो है एमसीडी ने गिरा दिया। दिल्ली सरकार लगाती है, एमसीडी गिरा देती है, ये बोलते हुए कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है, दिल्ली को सुंदर बनाना है, और ये जो टेंट लगा है ये बदनुमा दाग है। फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने, मतलब हम लोगों ने मीडिया को बताया, तो मीडिया से हमारी अम्बिका पंडित जो दोस्त है टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो आई कवर करती है 25 दिसंबर 2009 को। और उसके बाद फिर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 4 जनवरी 2010 को योगिता, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं कि हम जाने वाले हैं यूएन में। ये बोलने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम जाने वाले हैं हाई कोर्ट में, पीआई डालने वाले हैं। और खुश नसीबी हमारे कि ऊपर वाला कभी रहम करता है। लेकिन 10 साल हो गए थे वो काम करते करते। 10वें साल पे जस्टिस एपी शाह थे चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने न्यूज पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में वाला हिंदू वाला न्यूज पढ़ा, और उन्होंने इस पूरे मसले को सुमोटो स्वयं संज्ञान में लेकर के दिल्ली सरकार और एमसीडी सब पे जो है गाज गिरा, बोला कि भैया तुमने टेंट तोड़ा कैसे, तुरंत टेंट की बहाली होगी। और योगिता 5 साल उस केस को चला, और उन 5 सालों में हाईकोर्ट के चलते जो है हम लोगों ने, जहां पे 20 शेल्टर्स थे, 30 थे, हम 100 से 150 शेल्टर्स लेके आ गए जो है हाईकोर्ट के चलते। और सुप्रीम कोर्ट जब एक्टिवेट 2013 में, तब अब आज जो है 200 से ऊपर शेल्टर्स है दिल्ली में 270 शेल्टर्स जाते हैं सर्दियों के दिनों में, देश के तमाम जगहों पे शेल्टर्स बन रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी बॉम्बे के अंदर एक भी शेल्टर होम नहीं होमलेस के लिए, बॉम्बे में एक भी शेल्टर नहीं होमलेस के लिए। और दुख ये भी है कि अभी हाल के ही केस के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस हैं, अभी हाल के चीफ जस्टिस हैं, मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने, अब ये देखिए ना, हमारे चीफ जस्टिस जैसे ये हो गए बॉम्बे हाईकोर्ट वाले, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं ये लोग जो है, कैसे पढ़ के ये लोग अपना यूजीसी पास किया होगा, आईएएस पास किया होगा, मुझे समझ नहीं आता है ये, कि वो कहते हैं कि होमलेस लोगों को केवल खाना वाना देने की जरूरत नहीं है, होमलेस लोगों को काम भी करना चाहिए। अरे भैया, हम लोगों ने जब 10 साल काम करने के बाद हमारे लिए शब्द निकल गया सिटी मेकर्स, ये नगर निर्माता है, शहर निर्माता है। ये लोग इतने साल से 20-30 साल से जजेस बने हुए हैं, सरकारी अफसर बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आया कि देश का गरीब जो है देश चलाता है, वो दीमक नहीं है। दीमक कौन है वो जाने ये लोग जो है, हम नहीं बताएंगे दीमक कौन है। वेरी राइट सर। सर ये बात ना असल में क्या है कि आप ग्रास रूट लेवल पे खड़े होकर के आपने हर चीज, हर स्ट्रगल को देखा और महसूस किया है। ये लोग अपने एसी वाले घरों में, मकानों में बैठ करके सिर्फ जजमेंट ही तो पास करना होता है उन्हें, तो उनके लिए सर्दी जो है वो अच्छी सर्दी होती है, वो तो मतलब उनके लिए खुश माहौल करने के लिए होती है, गर्मियां भी उनके लिए अच्छी होती है।
वो तो जब सड़कों पे निकलेंगे तब उन्हें समझ में आएगा ना कि असल में गर्मी और सर्दियां होती क्या, बरसात होता क्या है। सर, एकदम ये जो पूरी एकदम जर्नी आपकी रही है, जी अगर आप आज बैठ करके अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी जर्नी कैसी रही अभी तक की? जी इस प्रश्न में आने के पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आई थिंक वो मुझे क्योंकि इसमें ब्रिजेश को भी देखा, मैं ब्रिजेश आर्या है बॉम्बे से जुड़े हाँ हुए हाँ हैं, हाँ हाँ जो पूरे हाँ। केस को फाइट कर रहे थे बॉम्बे के अंदर जो है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 जी जी जी। और जब सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दिया था एक होमलेस के ऊपर जो है, उसको भी हम्म। लेकर के उन्होंने पूरा हाईकोर्ट में कैंपेन किया था, ब्रिजेश आर्या जो है वहां पे। तो नमस्ते ब्रिजेश को ही ब्रजेश झाड़ जी, पड़ी थी। वेलकम। जी, ब्रिजेश को काफी झाड़ पड़ी थी हाईकोर्ट से कि तुम कैसे लोगों को परवे कर रहे हो, तुम ये निखट्टू लोग हैं, ये आलसी लोग हैं। तो हमने तभी बोला था सुप्रीम कोर्ट में हमको उस जज के खिलाफ लिखने की जरूरत पड़ेगी कि इस जज को हम्म कुछ अक्ल दे ये लोग, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भीख मांग रहे दिल्ली के रेड लाइट्स पे, उनको हम्म शिक्षा दो, उनको काम दो, उनको रहने का घर दो, तब जाके वो भिक्षा छोड़ेंगे अपना भीख मांगना जो है। कि भीख मांगना कोई मन से नहीं मांगता है। यानी ये जो पूरी सोच है योगिता, हमें बकायदे 20 साल लगे हैं इस सोच को समझने में कि जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर लाछन लगाना, उस पे तोहमत लगाना बहुत आसान बहुत है। आसान है। और जो मेरी किताब है, पांचवी किताब थी सिटी मेकर्स जो है, ये वाला सिटी मेकर्स, हाँ सर। इस पे जो जी। जी 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 इस पे जो है एक मेरा चैप्टर है। बहुत जरूरी है समझना इसमें इंडिया वर्सेस नॉन इंडिया, कि एक भारत है और दूसरा गैर भारत है। जो दो भारत कहते थे ना पहले, इंडिया और भारत, अब दरअसल मेरे लिए हिसाब से एक इंडिया है और एक गैर भारत है, गैर इंडिया है। और इंडिया पूरा ऑल कैपिटल में है, वहां पे संविधान लागू होता है, वहां प्रधानमंत्री काम करते हैं, न्यायाधीश काम करते हैं, सब काम करते हैं। जो गैर भारत है वहां पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, बेघर हैं, जो लेप्रेसी अफेक्टेड लोग हैं, वो सब लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं। वहां पे कोई कानून अप्लाई नहीं होता, वहां पे कोई भी स्कीम भारत सरकार का पहुंचता तक नहीं उन तक जो है। तो अगर हम ये मान ले कि हमारे देश के अंदर दो भारत है, एक भारत और एक गैर भारत, जहां पे संविधान और स्कीम वगैरह कुछ लागू नहीं होता है, तो शायद हमें समझ आएगा सच्चाई क्या है। हम नहीं तो बोलेंगे इंडिया तो डेवलप कर रही है लेकिन यहाँ बताइए गरीबी इतनी फैली हुई है। अरे भाई, हमने गरीबों के लिए काम नहीं किया है। हमारे कोर्ट और सब जो है अमीरों के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी जो सब लोग हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम नहीं करते हैं। तो मुझे जो आपने पूछा प्रश्न योगिता, मुझे लगता है कि 20 सालों में ऐसा नहीं कि मन खट्टा हो गया ना, मन खट्टा तो कभी होगा ही नहीं। हम लोग तो कहते हैं ना, एक इंग्लिश में शब्द यूज करता हूं कि हम लोग डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं, कि मर जाएंगे लेकिन हम होप नहीं छोड़ने वाले हैं। हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, घोर आशावादी हैं, घोर आशावादी हैं। बहुत अच्छी बात है सर ये। ठीक है, और मैं यही चाहूंगा जितने भी हमारे साथी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए इस काम में योगिता, इस काम को मैंने अकेले नहीं किया। हाँ, क्योंकि मेरे तमाम साथी लोग जुड़े रहे हैं उसमें, तमाम पत्रकार साथी, आप भी इस काम को देखिए योगिता, आनंद भाई भी हैं, उन्होंने देखा है, तमाम मीडिया के साथी मेरे जो हैं, तमाम मेरे एक्टिविस्ट साथी हैं, विमेन मेन सब जो है, तो तमाम आंदोलन के लोग हैं, चाहे मेधा हो, अरुंधति रॉय हो, प्रशांत भूषण हो, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबका समर्थन हमको मिला। अमिता जोसेफ है, मैथ्यू चेरियन है, हर्ष मंदर है। यानी ये काम अकेले का बस का था नहीं, और शायद अगर अकेले का बस का होता भी तो हमारी मानसिकता ये थी कि हम इस काम को अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि इस काम से सबको जुड़ना है, क्योंकि ये काम सबके बीड़े का है, ये काम से सबको सबक मिलने वाली है और सब इंसान बनने वाली हैं। और हम वाकई में, जो मैं कहूंगा कि अगर किसी को भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए, हाँ, वो विवेकानंद कॉन्सेप्ट था ना, दरिद्र नारायण, दरिद्रों में नारायण है। हाँ, वाकई में दरिद्र नारायण, मतलब अगर आप ये काम करोगे, आपको जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक ओजस मिलता है, इसलिए नहीं कि आपको वो काम करना है, इसलिए क्योंकि शायद आपके काम करने से एक तो आप अच्छे इंसान बनोगे, उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो एक प्लस पॉइंट है। आप एक अच्छे इंसान, क्योंकि मुझे लगता है कि मरते दम तक हमको अच्छे इंसान बनने के लिए काम करते रहना चाहिए। हम जो कर सके, हम चाहे जो भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बीमार हो, जो भी हो, हम सबको समाज के लिए काम करने की आवश्यकता है, तभी समाज बदलेगा। क्योंकि अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। गांधी जी की बात है, जीडू कृष्णमूर्ति की बात है, और दरअसल मुझे टैगोर, गांधी, रूमी, खलील गिब्रान, इनको पढ़ता हूं मैं, इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है।
लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो उससे प्रेरणा मिलती है। आप लोग साथी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो वही कहूंगा कि सर, हम लोग प्रेरणा प्रेरणा तो आप हमें दे रहे हैं, प्रेरणा तो आप हमें दे रहे हैं। आपको देख करके, आपके जिगरे को देख करके मन सच में इतना आनंदित हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आप तक, जब तक हम आप तक पहुंचेंगे तब तक तो हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप अब तक तो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। सर, आपको कोई रिग्रेट है लाइफ में? कोई रिग्रेट? रिग्रेट, जी रिग्रेट रिग्रेट मेरा एक ही है कि दरअसल अभी हाल में अभी आई लॉस्ट माय वाइफ रेणुका ड्यू टू कोविड। आप अभी जब वो एडमिट थे, जब आप हजा अब एडमिट मैं थे एडमिट तो था, तो रेणुका भी एडमिट थी। आपने मुझे और बताया था कि हम दोनों एडमिट हैं। जी जी जी, तो रेणुका को हमने 18 मई को खो दिया। और सॉरी जो सर। वो ऑक्सीजन का सिलसिला था, आईसीयू बेड मिलने का सिलसिला था, इतना बुरा हाल था दिल्ली का अप्रैल मई के महीने में कि हम रेणुका को बचा नहीं पाए। और वो भी एक सो सॉरी कर्मशील सर। महिला थी। वो 1800 लड़कियों को पढ़ाती थी अनूप शहर में, जो है परदादा परदादी एजुकेशन अच्छा सोसाइटी के अच्छा, नाम से। परदादा परदादी वाला। जी ओ, जी, संस्कार भी वो उनका वो चलता था। जी जी जी, वो मेरी पत्नी है रेणुका, जो है। अब ओ, उन्हीं का ही देहांत हुआ 18 मई को, जो है। तो रिग्रेट मेरा ये रहा कि सॉरी। मतलब क्या, मतलब कि वो अपने समाज, वो समाज में लगी हुई थी, हम भी समाज में लगे हुए थे, समाज के काम में, जो है। ऊपर वाले ने पता नहीं क्या इंसाफ किया ये, कि वो 56 साल में उसको ले लिया। तो आई थिंक वो एक दुख मुझे जरूर है कि भाई, एक रिग्रेट है कि भाई अगर वो बच जाती तो अच्छा रहता हमारे लिए। लेकिन उसको खो दिया हम लोगों ने। और ऐसे ऐसे मतलब मुझे लगता है कि योगिता, ये जो कोविड की जो डेथ्स थे, मैं उसको डेथ नहीं मानता हूँ, उसको मैं मर्डर मानता हूँ मैं। कि हाँ सर। सरकार ने जो ध्यान नहीं दिया, ऑक्सीजन की कमी रही, उसके कारण जो है मेरे परिवार के नहीं बल्कि दिल्ली में तमाम लोगों के परिवार जो है सूने हो गए हैं। हम मैंने कितने अपने, बहुत से दोस्त खोए, बहुत दोस्त खोए सर, है मैंने ना, बहुत। मतलब ये अनिंदो बैनर्जी, रिजवान कैसर और अमरीश राय जैसे तमाम अद्भुत लोग कोविड में चले गए हमारे। तो रेणुका तो गई गई, साथ में और अच्छे अच्छे लोग गए, मतलब तमाम मीडिया कर्मी, तमाम लोग जो है उधर। विनोद दुआ की पत्नी गई अपना, जो है, यानी दुख सबके लिए हमको, जो है वही था कि हम लोग मतलब जो एक रिग्रेट है कि हम लोग इतना विकास कर चुके हैं योगिता। तो अगर ऐसे बीमारी आती है, कोविड आती है, हम, पहला कोविड आ चुका था, दूसरा आने वाला था, सरकार को पता था, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की इन्होंने? हेल्थ बजट क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने? तो मतलब मुझे लगता है कि जो ना कहते हैं ना कि देश में हमारे की हो जाएगा, चल जाएगा, हाँ आगे जब होगा तो देखेंगे अपना, वो जो एक देखते वाला जो रवैया है उसको बदलना पड़ेगा। कि हम लोगों को कल के जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट आज करना पड़ेगा हमको, जो है अपने देश के लोगों के लिए सुधार हमको आज करना होगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, ओलंपिक्स में इतने लोग जाते हैं, मेडल्स 2 आते हैं अभी हमारे। हाँ, क्यों नहीं? इतने बड़ा देश, ये तो पूरा ओलंपिक छाप देना चाहिए हमारे लोगों को तो। लेकिन यहाँ पे सर, पॉलिटिक्स प्रॉब्लम करेंगे, है। हाँ, ये प्रॉब्लम है सर। मैंने ना पॉलिटिक्स बीच में करेंगे। बहुत बहुत स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यू लिए थे। मैंने प्रीतम रानी जी सिवाच जी का लिया था, राजेंद्र जी का लिया था, जो लोग अब कोच बन चुके हैं। इन लोगों ने जी, अपने मुंह से बताया था कि इन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। ये अपने पैसों से, अपनी कर्मठता से ये बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई हेल्प नहीं मिलती है इन्हें। बताइए, आप बताइए, मतलब कि अब वो जो काम सरकार को करना चाहिए, अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ योग्यता कि ये जो काम है, जो महिला उत्पीड़न का काम है, जो होमलेस का काम है, अब अगर सरकारी अफसर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर हम जैसे लोगों को फील्ड में उतरना पड़ेगा, भाई हम्म। वहां पे केंद्र सरकार नकेल कसी हुई है एनजीओ के ऊपर कि आप हमारे खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं? अरे भाई, तुम काम करो ना, हम जो करते हैं तुम वो काम करो, हम हट जाएंगे, हम बाकी काम करने लग जाएंगे। तुम वो भी नहीं हम्म। करोगे, हम जो काम कर रहे हैं वो करने नहीं दोगे, हम बोलेंगे, हकों की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, हम्म। वो आपके खिलाफ जाएगा, तो आप हमारे खिलाफ यूएपीए लगा देंगे, जेल में बंद कर देंगे हमारे साथियों को, जो है वो चीजें गलत है। मतलब न्याय की बात होनी चाहिए ना, न्याय संग। आज चीफ जस्टिस है रमन्ना जी हैं, वो पूरा कह रहे कि भाई सेडिशन का जो केस है वो हटाया जाए अपना, जो है। हाँ, ये गांधी जी और तिलक को भी इन्होंने जो है सेडिशन के अंडर डाला था, जेल के अंदर, जो है ऐसा कानून होना नहीं चाहिए बिल्कुल, जो है। तो हम लोगों को, मुझे लगता है कि अपना जो डेमोक्रेसी है, जो हम्म। गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम्म। उसको और मजबूत करने की जरूरत है। और उसमें जो है महिलाएं पुरुष जो भी हैं, सब लोग पूरे मन से आकर के काम करें। और मुझे लगता है कि अब शायद अगला पीढ़ी जो है, हमें नेता ही बनाना पड़ेगा। आज के जो नेता है सब सारे निकम्मे हैं बिल्कुल। ये
हाँ, हमारे एक्टिविस्ट लोग आज हैं पॉलिटिक्स में। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है, नए नए लोग आए ना, नए चेहरे आए ना हमारे पास। दिल्ली में बिल्कुल। बिजली पानी फ्री तो हुआ है ना, सुधार हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ? सुधार तो हुआ है, हाँ। और उनके लिए नया कानून लेकर आते हैं कि कैसे एलजी को पावर मिलेगा। अरे भाई, कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, तुम नहीं कर पा रहे हो तो उनको काम करने दो ना। तुम एलजी को ऐसा बनाओ, सपोर्ट देना चाहिए, सपोर्ट इजंट देना इट? चाहिए। नहीं, हाँ, आपको दिखाना चाहिए अपने सरकारों को ला करके, मध्य प्रदेश के और बाकी जगहों की सरकारों को, कि दिल्ली में देखो कैसे काम हो रहा है। हम वेरी सपोर्ट नहीं कर रहे, तब भी ये बंदा अरविंद केजरीवाल जो काम किए चला जा रहा है। ऐसे बनो तुम जो है। तो हमारे इंजीनियर्स है, कमी नहीं है हमारे पास पढ़े लिखों की, लेकिन ये पढ़े लिखों को ये चाहते बस ये आप नौकरी चाकरी करो, नेतागिरी मत करो। बस नेतागिरी हम अनपढ़ लोगों को छोड़ दो, क्योंकि हम भ्रष्ट लोग हैं। हम खाएंगे देश को, तुम पैसे कमाओ, हम खाएंगे अपना जो है। तो मुझे लगता है ये चीज योग्यता हमें बदलना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा जो है। इसलिए जो मेरी बेटी है प्रज्ञा जो है, वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। अरे वाह, ऑल द Yes. बेस्ट सर। आपके गाइडेंस Yes. में रहेगी ना तो बहुत अच्छा सीखेगी। बहुत अच्छा Yes. होगा। यस, तो मुझे लगता है कि अब योग्यता जब तक वो बनती है, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बनिए, थोड़ा प्रधानमंत्री बनिए आप लोग, अरे सर, सीट संभालिए, पोजीशन संभालिए। राजनीति की रात तक समझ नहीं आती सर मुझे तो। मैं जानता इस हूँ, आसान नहीं है, आसान बहुत नहीं है। मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। मैं तो स्कूल और कॉलेज के भी, वो जब होते थे ना इलेक्शंस में, ऐसे करके दूर खड़ी जी, जाती थी। मैं कहती थी मुझसे बातें करवा लो, एंकरिंग करवा लो, वो मैं कर लूंगी। लेकिन सर, जी, ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छे विचारों के साथ आपने शुरुआत किया। मुझे समझ में आया कि आपके सक्सेस के पीछे ना, आप जिस हिसाब से, जिस सोच के साथ चलते हैं, मुझे लगता है यही आपको हर बार जो है वो कामयाब बनाती है। तो आपकी कामयाबी के पीछे आपका दृढ़ निश्चय तो है ही है। चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई कार्य अभी आप और भी करने जा रहे हैं? कोई ऐसा स्टोन है विच इज स्टिल अनटर्न्ड, जिसे करना बाकी है? जी, 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 मुझे मुझे आई थिंक आपने अच्छा प्रश्न पूछा ये योगिता। अनटर्न्ड स्टोन की जो बात कह रही हैं आप, दरअसल अभी कल ही हमारी एक मीटिंग थी प्रशांत भूषण जी घर पे जो है, अच्छा। कैंपेन फॉर जुडिशरी कॉन्टिन्यूटी रिफॉर्म्स को लेकर के। तो उसमें जो है मुझे लगता है कि इस वक्त जो है, जो एक अनटर्न्ड है कि हमें अपने डेमोक्रेसी को बचाना है। हाँ, और उसको लेकर के हम सबको जो है इस मैदान में आना होगा। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त देश में, तमाम लोग जो काम कर रहे हैं इस वक्त जो है, तो एक लंबी लड़ाई हमारी जो है प्रजातंत्र को बचाने की एक हमारे सामने अब आई है, जो पहले नहीं था। प्रजातंत्र कभी खतरे में नहीं था, जो अब खतरे में आ गई है। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक आखिरी लड़ाई हमारी, कम से कम मेरे उम्र के लिए होगी अभी ये, कि इतना काम कर लिया बेघर लोगों के साथ में, वो काम चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ में जो है कि कम से कम जो हमारे अधिकार हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसको बचाया जाए, उन अधिकारों को बचाया, उस संविधान को बचाया जाए, जिसके तहत हम और आज बात कर पा रहे हैं। कि आगे चल के ऐसा भी ना हो कि हम बात भी ना कर पाए, बात भी नहीं कर पाए। जी। तो वो स्वतंत्रता जो है हमारे, आप भी देख रही हैं कि मीडिया के अंदर भी जो है कितनी स्वतंत्रता रह गई है। हाँ, कि सब अपना अपना मीडिया चला रहे हैं, क्योंकि असली मीडिया तो जिनके पास से वो है ही है, वो बस सरकार की बोलेंगे, आम जनता की बात नहीं रखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो है एक आखिरी अगर पत्थर कहेंगे तो ये काम करने की आवश्यकता है, और जिसको लेकर के हम लोग सब लगे हुए हैं। और मुझे पता है कि आप लोग भी सब उस काम में शामिल है हमारे, उसको आप लोग लिखती रहती, बात करती रहती हैं। और आप बात करने के लिए आपका जो है योगिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। सर, आपका धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी कि आपसे आज इतना कुछ जानने को मिला। आप एकदम, जैसे कहते हैं ना, समुद्र के अंदर मुझे आज उतरना पड़ा देखने के लिए कि किस किस सीप के अंदर मोती है। आज आपसे बहुत सारे मोती, बहुत सारा ज्ञान मिला है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस कार्यक्रम को बाद में भी देखेंगे, वो पूरा इसे देखेंगे और सुनेंगे आपको कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, और आपके विचारधारा से प्रभावित जरूर, मैं तो बहुत हूँ। मुझे पता है कि जो लोग देखते हैं और सुनते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो जरूर प्रभावित होंगे। थैंक यू सर। आप यूं ही कार्य करते चलिए, यूं ही कार्य करते चलती, क्योंकि आपसे हमें मोटिवेशन मिल रहा है, और ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर आज के इस दौर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जिंदाबाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत रही है, इंदु प्रकाश जी रहे हैं, इंदु प्रकाश सिंह जी। और इनकी जो शख्सियत है,
इन्होंने अपने शब्दों को जो हम हमारे सामने दिया है, जो इसमें बताया है, उन शब्दों से हमें समझ में आता है कि ये एक छोटी मोटी शख्सियत नहीं, ये बहुत विशाल है। इन्हें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और भी ऐसे कार्य करें जिससे कि मुझे इनसे मिलना पड़े और भी बहुत कुछ पूछना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबका जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को देखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।